हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11th के फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने केवल आपको शारीरिक शिक्षा का अर्थ, उसका लक्ष्य और उसके उद्देश्य के बारे में बताया है। और उस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से उस टॉपिक को डिस्कस किया है। तो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इसी के साथ अगर आप लोगों ने अभी तक रोशन शाह स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब नाउ, ताकि आने वाले वीडियोज़ का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप समय से वीडियोज़ को देख सकें। इसी के साथ आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। हमारे चैप्टर का नेम है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियाँ और कैरियर। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो है हमारा, इसके अलावा आपको पता है कि शारीरिक शिक्षा की अवधारणा, उसके लक्ष्य और उसके उद्देश्यों पे हम बात कर चुके थे। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है वो है खेलों में बदलती प्रवृत्तियाँ, खेल की सतह, पहनने योग्य गियर और उपकरण और तकनीकी प्रगति। तो यानी कि आज इन टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इनमें से क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो। खेल में बदलती प्रवृत्तियाँ, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे खेल की सतह यानी कि प्लेइंग सरफेस, उसके बाद हम पहनने योग्य गियर, फिर हम बात करेंगे खेल उपकरण यानी कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यानी कि तकनीकी प्रगति। तो ये सारे क्या है, ये खेल में बदलती प्रवृत्तियाँ हैं। इसके अलावा आज के इस टॉपिक में हम डालेंगे फिट इंडिया कार्यक्रम और फिट इंडिया कार्यक्रम, इसके अलावा आज हम जानेंगे खेलो इंडिया कार्यक्रम, और एक और जो टॉपिक है वो है आपका शारीरिक शिक्षा में कैरियर। तो कुल 3 टॉपिक पे आज हम अच्छे से बात करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि ये जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में क्यों लगाए गए हैं, और इनको समझने पे अगर आपको फिज़िकल एजुकेशन पसंद है, अगर आप उसमें आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप क्या क्या स्टेप लेके उसमें अपना करियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खेल की सतह। आप सभी जानते हैं कि जो खेल की सतह होती है वो एक खेल में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि कोई भी गेम या कोई भी जब स्पोर्ट होता है तो आपने देखा होगा वो मुख्यतः जो स्पोर्ट होते हैं वो ज़्यादातर सतह पर मतलब खेले जाते हैं, ठीक है, यानी कि ग्राउंड पे खेले जाते हैं। तो अगर हम बात करें सतह की कि खेल की सतह से क्या तात्पर्य है, तो खेल की सतह वह क्षेत्र होता है जिस पर कोई विशेष खेल खेला जाता है। यानी कि जो खेल की सतह वह क्षेत्र है जिस पर कोई खेल खेला जाता है। अगर आप क्रिकेट की बात करें, अगर आप फुटबॉल की बात करें, अगर आप हॉकी या कोई भी आप गेम ले लीजिए जो किसी क्षेत्र पर खेला जाता है, वह क्या हो गया है, वो उसके खेल की सतह कहलाता है। आजकल विभिन्न प्रकार के जो खेल हैं वो अपनी अपनी प्रकृति के अनुरूप विभिन्न प्रकार की सतहों पर खेले जाते हैं। बिल्कुल, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर एक स्पोर्ट के लिए उसके अकॉर्डिंग उसका प्लेग्राउंड होता है, ठीक है। तो क्या है, इन्होंने वही बोला है कि आजकल विभिन्न प्रकार के जो खेल हैं वो अपनी अपनी प्रकृति के अनुरूप विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो खेल हैं वो खेल सतहों पर खेले जाते हैं। खेल की सतह का प्रकार मुख्य रूप से उस पर खेले जाने वाले खेल की तीव्रता और प्रकृति पर निर्भर करता है। बिल्कुल, अगर आप बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो उनके जो जो स्पोर्ट्स हैं वो उनकी जो तीव्रता है और उनकी जो प्रकृति है वो खेल की सतह पर निर्भर करती है। मान लीजिए कुछ ऐसे प्लेग्राउंड्स होते हैं, जैसे अगर हम क्रिकेट की बात करें या हॉकी या फुटबॉल जैसे प्ले की बात करें, तो इनके लिए क्या होता है, इनके लिए एकदम प्लेन सरफेस की ज़रूरत होती है। वहीं अगर आपने देखा होगा ना, काफ़ी बार कुछ बाइक राइडिंग होते हैं या कुछ ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जिनके लिए ऊबड़ खाबड़ जो भूमि होती है, कई बार उन पे भी कुछ ऐसे स्पोर्ट्स जो होते हैं वो खेले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो स्पोर्ट्स होता है, मतलब कोई भी स्पोर्ट हो, उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है उसका जो प्लेइंग सरफेस होता है, यानी कि जिस क्षेत्र पे वो खेला जाना है वो क्षेत्र जो होता है उसकी तीव्रता और प्रकृति को बढ़ाता है।
क्योंकि मान लीजिए अगर आप हॉकी खेल रहे हैं, हॉकी या क्रिकेट खेल रहे हैं और आप ऐसी ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर खेल रहे हैं या ऐसी भूमि पर खेल रहे हैं, तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय कितनी ज़्यादा कठिनाई होगी, क्योंकि क्रिकेट के लिए एकदम प्लेन सरफेस चाहिए होता है। वहीं कुछ ऐसे भी स्पोर्ट्स हैं जिनके लिए प्लेन सरफेस की आवश्यकता नहीं होती। तो वो क्या है, वो उसकी प्रकृति के आधार पर ये नियुक्त किया गया है। तो खेल की सतह आप समझ चुके हैं कि खेल की सतह वह विशेष क्षेत्र होता है जिस पर कोई विशेष खेल खेला जाता है। अगर हम बात करें, जैसे हम खेल की सतह की बात करें, तो जो खेल की सतह होती है वो कई प्रकार की हो सकती है। मैंने तो आपको उदाहरण दिया था केवल एक ग्राउंड का, लेकिन वो अलग अलग, जैसे कि वो प्राकृतिक घास भी हो सकती है, लकड़ी सीमेंट युक्त कृत्रिम ग्राउंड भी हो सकता है, या रबड़ या पीवीसी सिंथेटिक स्पंज भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें तो आपने स्केटिंग देखा होगा, स्केटिंग या फिर जो स्केटिंग होती है उसके लिए आपने देखा होगा कि कोई घास की आवश्यकता नहीं होती। वो तो आप जो बर्फ़ का सरफेस होता है उस पे ही आप अच्छे से स्केटिंग कर सकते हैं। तो स्केटिंग के लिए क्या उपयुक्त है, एकदम प्लेन सरफेस। और वो प्लेन सरफेस कैसा होना चाहिए, वो बर्फ़ वाला होना चाहिए, ताकि जो पार्टिसिपेंट्स हैं या जो उसको स्केटिंग कर रहे हैं वो उसका बैलेंस सही से बन पाए। क्योंकि स्केटिंग करने वालों के लिए बेस्ट होता है कि वो अगर बर्फ़ के फर्श पर स्केटिंग करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। वहीं अगर क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गए, ऐसे जो गेम्स होते हैं वो प्राकृतिक घास के मैदानों में खेले जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रकृति जो है वो इस प्रकार की है। अगर हम बात करें खेल की सतह के क्या लाभ होते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का इम्पोर्टेंस होता है। अगर हम खेल की सतह की बात कर रहे हैं तो खेल की सतह का भी एक अपना लाभ है। क्योंकि अगर अच्छा मान लीजिए क्रिकेट खेलने वालों को अगर कोई अच्छा सरफेस नहीं मिलेगा, उनको प्लेन सरफेस नहीं मिलेगा, तो वो अपनी उनकी जो गति है, उनकी जो स्पीड है, उनका जो अगर देखा जाए उनका स्टैमिना कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं ना कहीं लो हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक खिलाड़ी के जो परफॉर्मेंस होती है उसमें रोल प्ले करती है। तो सबसे पहला है कि खेल चोटों की संभावना को कम किया है और एथलीट के खेल प्रदर्शन में भी ज़बरदस्त सुधार हुआ है। यानी कि उन्नत खेल सतह जो सामग्री के विकास और प्रयोग ने न केवल जो खेल चोट है उनकी संभावना को कम किया है, बल्कि जो एथलीट होते हैं उनके प्रदर्शन में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार भी किया है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो जो प्लेन सरफेस होता है वो एक आदर्श खेल मैदान, मतलब प्लेन सरफेस क्या है, एक आदर्श खेल मैदान एथलीट को मानसिक रूप से मजबूत करता है। यानी कि जो प्लेइंग सरफेस होता है, जो खेल की सतह होती है, अगर वो सही प्रकार की है तो वो जो एथलीट होते हैं उनको मानसिक रूप से मजबूत करता है। क्योंकि जो खिलाड़ी होते हैं वो उस पर बिना किसी चोट के डर के और अपनी पूर्ण क्षमता के साथ खेलते हैं। अगर खिलाड़ी के अगर मान लीजिए कोई जिस क्षेत्र पे कोई खेल खेला जा रहा है, अगर उसकी जो ज़मीन है वो ठीक प्रकार से नहीं है, गड्ढे हैं, ऊबड़ खाबड़ है, तो जो खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं, जो एथलीट है, उनके भी मन में ये रहेगा कि अगर वो गिर जाए, उनके मन में चोट की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहेगी, जिसके कारण वो मानसिक रूप से क्या हो जाएंगे, वो तनावग्रस्त हो जाएंगे और अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा खिलाड़ी को कम ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। बिल्कुल, एक आदर्श खेल सतह के कारण खिलाड़ी को कम ऊर्जा का व्यय करना पड़ता है, जिससे उसके प्रदर्शन क्षमता में काफ़ी ज़्यादा सुधार होता है और उससे कम थकावट होती है। इसके अलावा उसकी गति में भी सुधार आता है। गति गति मतलब स्पीड खेल प्रदर्शन से संबंधित एक ऐसा पहलू है जो प्राकृतिक सतह की अपेक्षा कृत्रिम सतह पर बेहतर होता है। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि कुछ जगह ऐसी होती है जो प्राकृतिक तौर पे नहीं अच्छी होती, लेकिन जब उन पे आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम सतह बिछाई जाती है तो वो बहुत ही अच्छी एक सतह के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और जो एथलीट होते हैं वो उस पर बिना डरे खेलते हैं, और जिसके कारण उनकी गति जो है उस पर भी वृद्धि होती है, यानी कि सुधार होता है। इसके अलावा हमारा दूसरा जो अगर हम बात करें खेल में बदलती प्रवृत्तियों के अंतर्गत जो सेकंड पॉइंट है वो है माउथ गार्ड्स। जो माउथ गार्ड्स होते हैं ये चेहरे और दांत और जीभ इत्यादि खेल की सुरक्षा के लिए पहने जाते हैं। मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें जो एथलीट होते हैं या फिर जो खिलाड़ी होते हैं उनके मुंह के लिए, मतलब उनके दांत और जीभ इत्यादि की सुरक्षा के लिए
उनको एक गियर दिया जाता है जिसे माउथ गार्ड्स कहते हैं। माउथ गार्ड का उपयोग अधिकतर बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट आदि में किया जाता है। यानी कि क्या है, ये जो माउथ गार्ड्स हैं वो खेलों में माउथ गार्ड का प्रयोग चेहरे, दांत और जीभ इत्यादि की सुरक्षा के लिए किया जाता है। और माउथ गार्ड का उपयोग अधिकतर कंटेंट स्पोर्ट्स में जैसे कि बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट, हॉकी आदि में किया जाता है, ताकि अगर जो खिलाड़ी है वो गिरता है या उसके चोट लगती है तो वो उसके डायरेक्टली मुंह के जो आंतरिक हिस्सा है उस पर ना लगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ चोटें ऐसी होती है जो आंतरिक रूप से बहुत बड़ा विकराल रूप ग्रहण कर लेते हैं, जो आगे जाके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देती है। तो ये जो माउथ गार्ड होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको मुंह के अंदर फिट किया जाता है ताकि अगर चोट लगती भी है, यानी कि अगर कोई हिट भी करता है तो वो अंदर ज़्यादा चोट ना लगे। इसके अलावा फिर है हेलमेट। आप सभी देखते हैं कि हेलमेट जो है वो एक ऐसा इक्विपमेंट है जो जितने भी प्रतिभागी होते हैं उनके जो सर होता है, सिर की चोट सिर की चोट को बचाता है। यानी कि खेल के दौरान सिर की चोट से बचाव के लिए हेलमेट का प्रयोग किया जाता है। और यही कारण है कि हेलमेट विशेष रूप से हॉकी, क्रिकेट आदि जैसे खेलों में बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण खेल नियम माना जाता है। बिल्कुल, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि क्रिकेट में तो जो हेलमेट है वो एक मुख्य इक्विपमेंट के रूप में काम करता है। क्योंकि जो उसकी बॉल होती है, कई बार क्या होता है ना कि ये इसीलिए भी, क्योंकि आपको पता है कि जो सिर होता है हमारा मस्तिष्क, वो शरीर का एक बहुत बड़ा, बहुत मुख्य पार्ट होता है। तो अगर उस पर चोट लगती है तो काफ़ी ज़्यादा ये घातक साबित हो सकता है। इसी से बचने के लिए हेलमेट का निर्माण किया गया, जिससे क्या होता है, चोट लगने की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। और इसका प्रयोग विशेषकर हॉकी और क्रिकेट आदि खेलों में किया जाता है। इसके अलावा पैड। अब आप देखेंगे क्रिकेट जो लोग खेलते हैं ना, उनके हाथ पैरों में ना पैड होते हैं। पैड यानी कि कुछ सॉफ्ट, एक तरीके से बोल सकते हैं, पैड की तरह होता है, जिससे अगर वो गिरते हैं या फिर बाई चांस उनको कुछ लगता है तो उनको आसानी से चोट नहीं लगती। मतलब कोहनी वगैरह पे क्या होता है ना, आपने देखा होगा कि खेलते दौरान अगर हम गिर जाते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है, रगड़ लग जाती है, जिसके कारण हमें काफ़ी ज़्यादा बाद में प्रॉब्लम होती है। तो इन सारी छोटी छोटी चोटों से बचने के लिए पैड का निर्माण किया गया, जो विभिन्न शरीर के विभिन्न हिस्सों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उनकी रक्षा करती है। इसके अलावा जूते भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक प्रतिभागी के उसके खेल में। क्योंकि जो खेल की प्रकृति के अनुरूप विशेष रूप से तैयार किए गए जूते खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक सुरक्षा उपकरण और गियर हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप देखते हैं कि जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, उनकी प्रकृति के अनुरूप ही क्या है, उनकी सुरक्षा उनकी प्रकृति के अनुरूप ही और ग्राउंड के अकॉर्डिंग ही जो जूते होते हैं उनका निर्माण किया जाता है। काफ़ी बार कुछ ऐसे जूते होते हैं जिनके नीचे, मान लीजिए शूज़ है तो उसके नीचे ऐसे कुछ लोहे के कील लगी होती है, ताकि जो ज़मीन पे उनका उचित घर्षण बन सके और वो स्लिप ना हो सके। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो प्रतिभागी होते हैं वो खेल के दौरान फिसल जाते हैं, जिसके कारण उनको चोट लग जाती है। इसीलिए तो जूते भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि हर एक स्पोर्ट में, मुख्यतः स्पोर्ट में क्या होता है, जूते, या फिर क्योंकि हम पैरों का उपयोग करते हैं, इसी कारण जूते जो होते हैं वो एक मुख्य इक्विपमेंट के रूप में उसमें काम आते हैं। खेल की सतह के अनुसार जूते एथलीट को अपने पैरों को ट्रिपिंग करने, गिरने या मुड़ने से बचाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जूते जो होते हैं, आपने देखा होगा, वो खिलाड़ी जो होते हैं उनको ट्रिपिंग करने में, गिरने में और मुड़ने से कई बार हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तकनीकी प्रगति, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। यानी कि खेल के संदर्भ में या खेल के क्षेत्र में अभी तक कौन कौन सी ऐसी तकनीक आई है। क्योंकि अगर हम बात करें खेल की, तो प्राचीन समय में खेल तो होता था, खेल मतलब आउटडोर इंडोर, लेकिन उसमें इतनी तकनीक नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे कोई देश विकास करता है तो उसके, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक प्रगति क्षेत्र ही क्यों ना हो, हर एक क्षेत्र में क्या होता है, तकनीक जो होती है वो उतना ही महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्ले करती है। तो कहीं ना कहीं समय के साथ, मतलब तकनीकी प्रगति ने हमारे जीवन और जीवन शैली को तो बदल दिया है। इसी तरह तकनीकी प्रगति ने खेल और उससे संबंधित सभी पहलुओं पर गहरा प्रभाव भी डाला है।
खेल के इस क्षेत्र में तकनीकी प्रगति के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला है सेंसर। यदि हम सेंसर की बात करें तो सेंसर क्या है? आजकल खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और बायोमेट्रिक को जांचने के लिए विभिन्न प्रकार के सेंसर का प्रयोग किया जाता है, जो हाथों हाथ बहुत सटीक आंकड़े देता है। अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि तकनीक के आगने के कारण काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो कम हुआ है। तो वैसे ही एक इक्विपमेंट है जिसे हम सेंसर के नाम से जानते हैं। ये सेंसर जो होता है, जो खिलाड़ी होते हैं उनके स्वास्थ्य और उनके बायोमेट्रिक को जांचने के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। इससे क्या होता है, इससे हाथों हाथ जो खिलाड़ी होते हैं उनके बहुत ही सटीक आंकड़े मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति अलग अलग सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका आंकड़ा, मतलब उनके स्वास्थ्य और बायोमेट्रिक को जांचेगा, फिर उनके आंकड़े को लिखेगा, और यही काम, मतलब सारा काम जो कोई 2 से 3 व्यक्ति करेंगे पूरे स्टाफ का, वही केवल एक सेंसर कर देता है। और ये जो सेंसर होता है वो क्या करता है, वो हृदय गति मॉनिटर का उपयोग हृदय गति जो होती है उसको भी नापता है। इसके अलावा सांस लेने की दर को भी ट्रैक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा आजकल सेंसर का उपयोग खिलाड़ी के असली पैटर्न पर नज़र रखने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें खिलाड़ी जो सेंसर ये है उसका जो उपयोग है वो खिलाड़ी के असली पैटर्न पर नज़र रखने के लिए किया जाता है। इसके अलावा सेंसर का जो उपयोग है वो त्वरण और गति जैसी जो योग्यताएं होती हैं उनके आकलन के लिए भी किया जाता है। सेंसर न केवल खेल प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए स्वास्थ्य और फिटनेस संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करता है, बल्कि उनको ट्रैक करने में भी मदद करता है। इसके अलावा जोखिम भरी जो शारीरिक गतिविधियां होती हैं उनको भी कम करने में अपना योगदान देता है। तो आप देख सकते हैं कि एक तकनीक से कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले तो जितने भी खिलाड़ी हैं उनका स्वास्थ्य और बायोमेट्रिक जो आंकड़ा है वो प्रस्तुत कर रहा है। इसके अलावा वो उनकी हृदय गति और जो भी उनके इंटरनल जो संस्थान है वो कैसे काम कर रहे हैं उनका पता लगाता है। इसके अलावा जो सेंसर है वो मानव गति विश्लेषण करते हैं। इनका उपयोग चोटों के बाद ठीक होने के लिए किया जाता है। और ये जो है वो स्लीप ट्रैकिंग सेंसर का भी उपयोग खिलाड़ी के स्लीप पैटर्न पर नज़र रखने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो सेंसर न केवल खेल प्रदर्शन को बेहतर करते हैं बल्कि स्वास्थ्य और फिटनेस संबंधी डाटा भी ट्रैक करते हैं। इसके अलावा वो जोखिम भरी जितनी भी शारीरिक गतिविधियां हैं उनके दौरान चोट लगने की संभावना कम करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वो है खेल उपकरण। आज के समय में अगर आप देखें तो खेल में बहुत सारे ऐसे उपकरण आ गए हैं जिनको केवल अगर आप उठाएंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, जैसे कि डंबल, ट्रेडमिल। तो इतने ज़्यादा ट्रेडमिल अगर आप देखें तो ट्रेडमिल में आपको कुछ नहीं करना है, ये बिजली से चलती है, आपको इसको ऑन करना है एंड उस पर फिर रनिंग करनी है। लेकिन प्राचीन समय में तो ऐसा कुछ नहीं था। तो समय के साथ साथ तकनीकी प्रगति है उसने खेल के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा प्रगति लाई है। तो समय के साथ कई नए और बेहतर उपकरणों का आविष्कार हुआ, जैसे ट्रेडमिल और डंबल। स्मार्ट ये होते हैं वो क्या करते हैं, कसरती उपकरण खिलाड़ी की पुष्टि से संबंधित महत्वपूर्ण डाटा प्रदान करते हैं। महत्वपूर्ण डाटा मतलब आपने देखा होगा ना कि अगर आप ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं तो उस पर आप कितनी देर आपने वॉक किया ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मतलब आप उसमें से कुछ छुपा नहीं सकते हैं कि आपने कितनी देर की है कितनी। मान लीजिए कोई कोच है आपके और वो या ट्रेनर, वो आपको आपकी फिटनेस ट्रेनर है, वो आपको देखना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए उनको कुछ काम आ जाता है जिसके कारण उनको नहीं पता चल रहा एंड आप अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं, तो जितना भी आप दौड़ेंगे वो क्या है उनको पता चल जाएगा, क्योंकि वो सारा डाटा उनको प्रोवाइड करा रहा है कि आपने कितनी देर वॉक की है। तो इसके अतिरिक्त फुल बॉडी स्विम वियर जैसे अन्य उपकरण पानी के माध्यम से
ट्रैक करते हैं और इनसे प्रदर्शन में सुधार होता है। यानी कि क्या है, फुल बॉडी स्विम वियर जो है, जैसे ये अन्य उपकरण है, ये क्या करते हैं, पानी के माध्यम से ड्रैग को कम करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, प्रदर्शन में सुधार होता है। इन नए नए खेल उपकरणों के कारण खिलाड़ियों की दक्षता में वृद्धि हुई है और जो खेल चोटें होती हैं उसमें कमी आई है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है किसी भी खेल को आगे बढ़ाने में या उसकी प्रगति में, क्योंकि खेल की व्यापक कवरेज तकनीकों के कारण ही संभव हो पाई है। खिलाड़ी अपने खेल संबंधी कौशलों में सुधार करने के लिए अपने प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन को जब चाहे देखकर उनका विश्लेषण कर सकते हैं और उनसे क्या होता है, उनसे अपनी तकनीक में काफ़ी सुधार करने की मदद मिलती है। यानी कि मान लीजिए कि अगर कोई डिजिटल मीडिया या कोई भी ऐसी कोई खेल रिकॉर्ड करता है, ठीक है, उसकी कवरेज वो करता है, तो काफ़ी समय बाद मान लीजिए अगर कोई किसी जो खिलाड़ी है उससे गलती से कुछ हो गया हो, क्योंकि ऐसी ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि एक उसके जो एथलीट है उसके विकास में ही, मतलब खेल के प्रदर्शन को ही बेहतर बनाती है, बल्कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है बीच में तो भी वो उसके माध्यम से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर जो एथलीट है उसे लगता है कि उसकी परफॉर्मेंस पहले अच्छी नहीं थी, तो वो क्या करता है, काफ़ी बार आपने देखा होगा कि वो ऑन करके वो ये चीज़ देखता है कि पहले मैंने कैसा प्रदर्शन दिया था और उसमें क्या क्या कमी थी। इसके अलावा वो इसको देख के वो अपनी तकनीकों में भी सुधार करता है कि पहले वो देखेगा, अगर उसके पास उसकी कोई वीडियो होगी कि इस प्रकार से पहले उसने इस तकनीक का प्रयोग किया था, लेकिन जब वो देखता है कि इस तकनीक का प्रयोग करने के कारण वो सफल नहीं रहा, तो वो अपनी तकनीकों को चेंज कर लेता है। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि वो रिकॉर्ड होता है, जो गेम होता है या फिर जो स्पोर्ट है, तो उसको देख देख के बार बार वो क्या करता है, वो अपनी तकनीकों में सुधार कर लेता है, जिसके कारण उसके प्रदर्शन में बढ़ोतरी होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है शारीरिक शिक्षा में करियर। क्योंकि शारीरिक शिक्षा में करियर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट को शारीरिक शिक्षा पढ़ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये टॉपिक जो है वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे ये वो समझ सकेंगे कि वो अगर इस क्षेत्र में अपनी रुचि को बनाए रखते हैं तो वो किन किन क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं तथा किन किन पदों पर वो भर्ती हो सकते हैं। जिसमें से आप पहले तो अगर आप किसी अगर आप करियर ऑप्शंस देखना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप ज़रूरी है कि आप कुछ कार्यक्रमों के बारे में जानें जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने शारीरिक शिक्षा से संबंधित जो पाठ्यक्रम है उनको जारी किया है, ठीक है, जिसे NCTE। तो सबसे पहला है आपको शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा इन फिज़िकल एजुकेशन। सबसे पहले आपको शारीरिक शिक्षा जो है उसमें आपको डिप्लोमा करना है, यानी कि ये जो पाठ्यक्रम है वो स्कूली शिक्षा के प्रारंभिक चरण अर्थात 1 से 8वीं तक के छात्रों को शारीरिक शिक्षा के लिए शिक्षकों को तैयार करता है। यानी कि अगर आप शारीरिक शिक्षा के एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा करना होगा। इसके अंतर्गत आपको क्लास फर्स्ट से लेकर 8 तक आपको फिज़िकल एजुकेशन पढ़नी होगी। उसके बाद कभी कभार क्या होता है, ये 10th तक भी हो जाता है, और अगर आपने 1st to 6 नहीं पढ़ी है तो इसके अलावा आप 11th और 12th में तो आपका ये एक सब्जेक्ट होता है, तब भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद ज़रूरी होता है, ये तो आपने पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद ज़रूरी होता है कि आपको फ़िज़िकल एजुकेशन में डिग्री भी चाहिए होती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप करेंगे बैचलर ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन, जिसे आप इंग्लिश में BPED, बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। आपको बैचलर BA की डिग्री लेनी है इसमें। ये जो पाठ्यक्रम है वो कक्षा 6 से लेकर 10 तक के थ्योरी पेपर पढ़ाने और कक्षा 11th और 12th के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल गतिविधियों के संचालन के लिए शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों को तैयार करने के उद्देश्य से बनाया गया है। उसके बाद है फिर आपका मास्टर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। इसमें क्या होता है, ये जो पाठ्यक्रम है वो सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं यानी कि 11वीं या 12वीं के साथ कॉलेज
या विश्वविद्यालय में जो सहायक प्रोफेसर होते हैं या जो निर्देशक होते हैं, वो उनके अधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए शिक्षकों को तैयार करता है। ये क्या है, जैसे आपने देखा होगा ना कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं फ़िज़िकल एजुकेशन का, तो आपको फ़िज़िकल एजुकेशन में डिप्लोमा करना पड़ेगा। अगर आप क्लास 6 से लेकर 10 तक के थ्योरी पेपर को पढ़ाने वाले, या फिर क्लास 11th और 12th, क्लास 11th और 12th के अगर आप फ़िज़िकल एजुकेशन के टीचर बनना चाहते हैं, तब आपको बैचलर ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा अगर आप किसी विश्वविद्यालय में या फिर 11th और 12th के छात्रों को यदि आप पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको मास्टर ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि आप जितनी आपकी हायर डिग्री होगी, उतने ही ज़्यादा आप हायर पोस्ट पर भी नियुक्त किए जाएंगे। तो आप याद रखिएगा, अगर आपको शिक्षक बनना है तो आपको डिप्लोमा करना ज़रूरी है। यदि आपको 11th और 12th के भी स्टूडेंट को पढ़ाना है फ़िज़िकल एजुकेशन, तो आप बैचलर ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक लेक्चरर बनना चाहते हैं, एक प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए मास्टर ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शारीरिक शिक्षा में मास्टर ऑफ फ़िलॉसफी, डॉक्टरेट ऑफ फ़िलॉसफी एंड पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप जैसे अनुसंधान उन्मुख पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं। यानी कि आप MPEd के बाद भी क्या कर सकते हैं, आप PhD कर सकते हैं, ठीक है, MPhil कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, ये सारे शारीरिक शिक्षा में ये पाठ्यक्रम है जिनको आप कंटिन्यू करके एक जिस भी पोस्ट पे आप काम करना चाहते हैं उस पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें शारीरिक शिक्षा में, अगर आपने डिग्रियां भी प्राप्त कर लिया तो उसके क्या क्या क्षेत्र है, मतलब शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न कैरियर विकल्प, जिसमें आपका पहला है शारीरिक शिक्षा शिक्षक, यानी कि फिजिकल एजुकेशन टीचर। ठीक है, क्या होता है DPED, यानी कि डिप्लोमा ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, या फिर आप बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन या मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिग्री प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति किसी स्कूल कॉलेज में शारीरिक शिक्षा शिक्षक के रूप में कार्य कर सकता है। यानी कि इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको डिप्लोमा चाहिए, आपको बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, इसके अलावा बैचलर ऑफ मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद आप स्वास्थ्य शिक्षा शिक्षक भी बन सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, हेल्थ एजुकेशन टीचर। इसमें शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य शिक्षा का एक उप विषय है जो पूरी तरह से स्वास्थ्य शिक्षा के लिए ही समर्पित है। यानी कि जो स्वास्थ्य शिक्षा है वो शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत ही एक ऐसा विषय है जो पूरा किससे संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, और इस पाठ्यक्रम के बाद व्यक्ति स्वास्थ्य शिक्षा शिक्षक के रूप में कार्य कर सकता है। यानी कि अगर आप शारीरिक शिक्षा में स्वास्थ्य शिक्षा या आप केवल स्वास्थ्य विषय सेलेक्ट करते हैं, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, उस पर अगर आप PhD करते हैं तो केवल आप स्वास्थ्य शिक्षा शिक्षक बन सकते हैं। इसके अलावा आप प्रोफेशनल कोच भी बन सकते हैं। जैसे स्पोर्ट्स कोचिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति किसी को टीम के पेशेवर, जो व्यक्ति होता है वो किसी टीम के पेशेवर के रूप में काम कर सकता है, या वो व्यक्तिगत कोच या ट्रेनर के रूप में भी काम कर सकता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स क्लब में इवेंट मैनेजर, बिल्कुल आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्पोर्ट्स जो क्लब होते हैं उसमें आप इवेंट मैनेजर भी बन सकते हैं। और इसके लिए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में MBA करने वाला व्यक्ति किसी भी स्पोर्ट्स क्लब में इवेंट मैनेजर के रूप में सेवाएं प्रदान कर सकता है। तो ये तो कुल 4 हैं, शारीरिक शिक्षा शिक्षक, इसके अलावा स्वास्थ्य शिक्षा शिक्षक, पेशेवर कोच और स्पोर्ट्स क्लब में इवेंट मैनेजर। इसके अलावा फिर है योग प्रशिक्षक। आप एक योग प्रशिक्षक भी बन सकते हैं, यानी कि आप योगा ट्रेनर भी बन सकते हैं। क्योंकि आज योग जो है वो केवल भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो गया है। इसीलिए योग में विशेष रूप से प्रशिक्षित और दक्ष दूसरों को योगा आसन सिखाने या अभ्यास कराने के लिए इस क्षेत्र में अपना कैरियर आप बना सकते हैं। इसके अलावा फिटनेस ट्रेनर बन सकते हैं, फिजिकल थेरेपिस्ट बन सकते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का मतलब होता है कि आप किसी भी, मतलब इन पाठ्यक्रमों को क्या होता है, इसके अंतर्गत ये होता है कि आप किसी भी खेल
से संबंधित कोई आर्टिकल किसी खेल मैगजीन या अखबार में आप उसको पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हर एक उसके होते हैं ना जर्नलिस्ट, वैसे ही आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा आप आहार विशेषज्ञ और गुड मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो ये कुछ क्षेत्र हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ मुख्य जो है उनको पॉइंट आउट किया है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनकी आजकल बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी है। इसी को देखते हुए मैंने इनको यहाँ शॉर्ट लिस्ट किया है। तो ये तो मुख्य है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो अगर आप लोगों का फिज़िकल एजुकेशन में इंटरेस्ट है तो उसका ऐसा नहीं है कि उसके क्षेत्र लिमिटेड है। हर क्षेत्र में मतलब बहुत सारे उसके क्षेत्र हैं जिसमें आप कार्य कर सकते हैं और उसमें आपको सफलता निश्चिंत ही मिलेगी। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है खेलो इंडिया कार्यक्रम। खेलो इंडिया जो कार्यक्रम है इसको भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। खेल के महत्व को समझते हुए तथा भारत में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने 2017 से 2018 में खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की। यानी भारत में क्या हुआ कि खेल के महत्व को समझते हुए तथा भारत में खेल के प्रति जागरूकता को बढ़ाने और रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार के जो खेल मंत्रालय है उसने 2017-18 में खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 31 जनवरी 2018 को इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया। इसमें इस कार्यक्रम के लिए कुल 1756 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ठीक है, इसके अलावा इसका उद्देश्य मतलब इस कार्यक्रम को शुरुआत करने का उद्देश्य था कि जो प्रतिभावान जो खिलाड़ी हैं उनको उचित प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। ठीक है, यानी कि जिन लोगों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है उन लोगों को उचित प्रशिक्षण मिल सके, इसके साथ ही उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा सके, ताकि वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जो खेल प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें बेहतर प्रदर्शन कर पाए और भारत को एक खेल राष्ट्र के रूप में पहचान दिला पाए। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी कार्यक्रम होते हैं ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए या उन बच्चों के लिए जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट तो करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को देखते हुए रह जाते हैं। क्योंकि आगे काफ़ी बार क्या होता है ना कि स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा तभी कोई प्रेफरेंस देता है जब हम कोई मेडल या कुछ किसी चीज़ को जीतते हैं। तो और दूसरा ये कि आजकल मतलब इतनी ज़्यादा वो हो गया है कि लोगों को ये लगता है उनको एक्चुअली धन ना होने के कारण वो कई बार क्या होता है वो स्पोर्ट्स में अच्छे तो होते हैं लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कार्यक्रम लागू किया जिसका नाम था खेलो इंडिया कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या था कि 16 खेल को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसमें तीरंदाजी, एथलेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हॉकी, जूडो, कबड्डी और खो खो इत्यादि गेम थे। तो ये कुछ 16 गेम थे जिसमें जिनको खेलो इंडिया कार्यक्रम में शामिल किया गया। यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इनमें से किसी भी गेम में अगर वो कर सकते हैं। तो बहुत सारे गेम्स हैं जिसमें से मुख्यतः मैंने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए हैं। और इसके अलावा खेलो इंडिया कार्यक्रम की कुछ विशेषताएं थी, जिसकी पहली विशेषता थी कि इन 16 खेलों के चुनिंदा जो 1000 प्रतिभागी थे उन खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष 5 लाख की छात्रवृत्ति दी जाती थी। क्या हुआ कि इस कार्यक्रम को जब शुरू किया गया तो जो 16 खेल के जो चुनिंदा 1000 प्रतिभावान जो खिलाड़ी थे उनको प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके अलावा यह जो छात्रवृत्ति होती है वो लगातार 8 वर्षों तक दी जाती है और इसमें 20 विश्वविद्यालय को बढ़ावा दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि इससे भी कई बार क्या होता है जो बच्चे होते हैं उनका जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सहायता प्राप्त हुई, जिसके कारण उन्होंने खेलों में अपने प्रदर्शन को और ज़्यादा बढ़ाया एंड खेलों में बहुत ज़्यादा भागीदारी भी बढ़ी। क्योंकि हम किसी चीज़ में तभी पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें थोड़ा बहुत अगर हमें लगे कि हाँ इसमें अगर हम करियर बनाए तो
इजीली बन सकता है और हम एक अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे जैसे इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो इस कार्यक्रम में जुड़ते गए। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है पहला, खेल मैदानों का विकास। खेल मैदानों का विकास, खेल मैदान के विकास, प्रबंधन तथा उपकरणों की खरीद तथा रखरखाव के लिए संबंधित राज्य को जो राज्य संघ है उसको 50 लाख तक की एकमुश्त निधि प्रदान की जाती है। क्या होता है खेल मैदान, मतलब डेवलपमेंट ऑफ प्ले फील्ड्स। अब आपको पता है कि अब इतनी जनसंख्या में इतना बड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इतने ज़्यादा धन खर्च किया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत बड़ा ये एक गेम होगा, प्रोग्राम होगा। तो इसके लिए क्या आ गया, खेल मैदानों का विकास किया गया। ठीक है, इसके अलावा राज्य स्तरीय खेल इंडिया केंद्र, मतलब राज्य स्तरीय खेल इंडिया केंद्र MOU के माध्यम से राज्य जो पाठ्यक्रम है, राज्य के जो खेल हैं, राज्य में जो खेल खेले जा रहे हैं उनके बुनियादी ढांचे के बेहतर ढंग से उपयोग में सहायता करते हैं। मतलब जो राज्य में जो खेल के बुनियादी ढांचे हैं उनके बेहतर ढंग से उपयोग करने में सहायता प्रदान मिलती है। इसके अलावा प्रतिभा खोज और विकास, इन प्रोग्राम्स के माध्यम से क्या हुआ कि एक समिति का गठन किया गया जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी जो बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करती है और खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए पुरस्कार विजेताओं का चयन भी करती है। यानी कि आप देख सकते हैं कि खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत एक प्रतिभा की भी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे उनकी प्रतिभा का भी विकास होगा। इसके अलावा जो बच्चे स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं उनकी एक प्रतिभा जो है वो और भी ज़्यादा विकसित होगी। इसके अलावा शारीरिक विकास, जो विकास होता है वो आप सभी जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये जो कार्यक्रम था इसमें 16 स्पोर्ट्स जो है वो शामिल किए गए। ठीक है, जिसमें से जिस भी स्टूडेंट को जो भी इंटरेस्ट था वो उसके अकॉर्डिंग अपने स्पोर्ट का चयन कर सकता था, जिसके कारण क्या हुआ, अगर बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में, तो उनकी जो शारीरिक जो शरीर का विकास है वो तेज गति से होगा और बच्चे जो है वो निरोगी नहीं होंगे। इसके अलावा शांति और विकास के लिए खेल, इस योजना के अंतर्गत ऐसे राज्यों को विशेष वित्तीय सहायता दी गई जो किसी भी कारण से किसी प्रकार की हिंसा का सामना कर रहे हों। जैसे भारत सरकार जम्मू कश्मीर में खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए तक की धनराशि प्रदान करती है। ऐसा करने से खेलों के माध्यम से शांति और विकास का संदेश देने का प्रयास किया जाता है। यानी कि क्या होता है, शांति और विकास के लिए खेल की जो सरकार है वो ऐसे राज्य को विशेष वित्तीय सहायता देती है जो किसी कारण से वहाँ पे किसी प्रकार की हिंसा का सामना कर रहे हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में उदाहरण दिया कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा पहले आतंकवाद था, जिसके कारण जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में नहीं पार्टिसिपेट कर पाते थे, एंड बहुत सारे ऐसे कारण होते थे कि वहाँ पे इतना फंड नहीं वो हो पाता था। तो इस चीज़ को देखते हुए भारत सरकार ने क्या किया, जम्मू कश्मीर में खेल सुविधाओं को बढ़ावा दिया और इसको देने के लिए क्या किया, 200 करोड़ रुपये तक की धनराशि प्रदान की, ताकि वहाँ खेल के माध्यम से शांति जो है वो स्थापित की जा सके। इसके अलावा जो सक्षम व्यक्ति होते हैं, मतलब जो दिव्यांग या जो असक्षम जो व्यक्ति होते हैं उनके बीच खेल को बढ़ावा देना। इस योजना के अंतर्गत शारीरिक रूप से असक्षम दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष खेल ढांचे के निर्माण का लक्ष्य रखा गया ताकि उन्हें भी खेलों के साथ जोड़ा जा सके। इसके लिए भारत सरकार ने विभिन्न स्तरों पर विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की। यानी कि जो ये प्रोग्राम चलाया गया ये केवल नॉर्मल, मतलब एक सामान्य बच्चों के लिए नहीं, बल्कि जो विशेष जो डिसेबल बच्चे होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसे प्रबंधन किए गए जिसके कारण वो भी इन खेलों में भाग ले सके और उनको अगर हम देखा जाए उनकी सहभागिता को बढ़ाने के लिए उनको वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई। इसके अलावा अगर हम बात करें लाभ की, तो पहला है समय रहते बेहतर ढंग से प्रशिक्षित किया जाना संभव हो पाया। बिल्कुल, इस कार्यक्रम से क्या हुआ कि इस कार्यक्रम से जो खिलाड़ी थे उनको कम आयु में ही बेहतर ढंग से प्रशिक्षित
किया गया, क्योंकि अगर ये जो कार्यक्रम है वो 8 साल से 21 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए था। तो इसमें क्या था कि 8 साल की जो एज से मतलब अगर बच्चा कोई ज्वाइन करता है तो उसको शुरुआत से ही प्रशिक्षित मतलब बेहतर प्रशिक्षण मिल जाता है, जिसके कारण क्या होता है वो धीरे धीरे बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन दे पाता है और इंटरनेशनल लेवल पर भी खेल पाता है। दूसरा, गरीब खिलाड़ी जो है उनमें खेलों में भाग लेकर अपने सपने को साकार कर पा रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि उनको धनराशि की प्राप्ति हो रही है, जिसके कारण उनका जो सपना है वो उस सपने को प्राप्त कर पा रहे हैं। इसके अलावा ये है देश के सांस्कृतिक विविधता और एकता को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि अलग अलग आपने देखा होगा अलग अलग स्टेट से अलग अलग जो बच्चे हैं वो इन गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है अलग अलग संस्कृतियाँ जो वो एकजुट हो रही हैं और मजबूत हो रही हैं। वो अलग अलग, इससे क्या होता है वो संस्कृतियाँ तो एकजुट हो रही है, साथ ही साथ वो बहुत सारी नई चीज़ें भी सीख रहे हैं। इसके अंतर्गत उनके बंधुत्व की भावना विकसित हो रही है, उनके अंदर नए नए सामाजिक गुणों का विकास हो रहा है। इसके अंतर्गत वो मानसिक रूप से भी क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत के प्रदर्शन में सुधार हुआ है और हमारी मेडल टैली में वृद्धि हुई है, बिल्कुल। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आने वाले समय में इस कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत के प्रदर्शन में सुधार होगा और हमारी मेडल जो टैली है उसमें भी वृद्धि होगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फिट इंडिया मूवमेंट, यानी कि फिट इंडिया मूवमेंट ये जो है वो भी स्वास्थ्य के प्रति और जो लोग हैं मतलब उनको किस प्रकार से अपने नागरिकों को स्वस्थ रखा जाए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2019 में एक और मूवमेंट लेके आया जिसका नाम दिया फिट इंडिया मूवमेंट। 29 अगस्त 2019 में भारत सरकार द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में की गई। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा जब भी आप लिखेंगे इन दोनों के बारे में, फिट इंडिया मूवमेंट हो या फिर खेलो इंडिया कार्यक्रम हो, दोनों ही कार्यक्रम की जो शुरुआत है या उसका जो हम बोल सकते हैं जो उसके जो वो है वो दोनों ही किसके द्वारा हुई, उनके प्रधानमंत्री के द्वारा। और कहाँ, इंदिरा गांधी स्टेडियम में। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है ताकि वह शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित हो सके। इस मिशन का यानी कि ये जो फिट इंडिया मूवमेंट है इसका मुख्य उद्देश्य था कि शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना ताकि वह शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित हो सके। इसके अलावा फिट इंडिया अगर मूवमेंट के लाभ की बात करें तो कुछ लोगों मतलब इसके लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने में तथा स्वयं के लिए कुछ समय निकालने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि जो ये कार्यक्रम है वो लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाता है और स्वयं के लिए कुछ समय निकालने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा एक स्वास्थ्य राष्ट्रीय बनाने में सहयोग देता है और शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रखता है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाता है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है वो किसी भी देश के नागरिक को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाते हैं तथा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से उसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जितने भी कार्यक्रम होते हैं इनसे क्या होता है, इनसे सामाजिक गुणों का विकास होता है, बंधुत्व की जो भावना है उसका विकास होता है, जो एक मनुष्य के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एक अच्छा वातावरण क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है और चैप्टर नंबर 1 के जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने आपको कवर करा दिए हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।